हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज जरूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि बहुत इजीली आप सभी करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि इसमें हम आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाएंगे ही, साथ ही आपकी पेपर से पहले फुल सिलेबस एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के साथ रिविजन भी हो जाएगी, जहां पर आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे इजीली आप एग्जाम में करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस अपडेटेड मॉक टेस्ट भी है एंड रिवीजन के लिए 5000 एमसीक्यूज भी हैं जिसमें आपको आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, ताकि अगर अभी तक आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चंस के साथ में इजीली क्लियर होते रहे। तो स्टूडेंट्स, लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी भी ले सकते हो। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको हर यूनिट में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक ऐसा कोर्स है जो कि कम समय में पेपर वन की हेल्प से आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद कर सकता है। Organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recall is known as what? So ये टीचिंग एप्टीट्यूड में ह्यूमन मेमोरी नाम के टॉपिक से क्वेश्चन आया है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। इसमें बोला है कि जो ह्यूमन मेमोरी होती है, जो हमारा दिमाग होता है, मान लीजिए उसमें एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है। यानी कि दिमाग में हम किसी भी चीज को किस तरीके से याद रखते हैं, किस तरीके से अपने दिमाग में किसी चीज को स्टोर करते हैं, नई इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करते हैं, समय आने पर कैसे उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं और रिकॉल करते हैं। इसके लिए एक टर्म मेमोरी में यूज की जाती है, वो क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शंस है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, स्कीमास, चंक्स या फिर एसोसिएशन। इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को आप किसी एनिमल से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी डॉग से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो वो बच्चा क्या करेगा, डॉग की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि डॉग बार्क करता है, डॉग के 4 लेग्स होते हैं, एक टेल होती है, ये सब चीजों को वो स्टोर कर लेंगे अपने दिमाग में, एक फ्रेमवर्क बना लेंगे किसी चीज को याद रखने के लिए। या फिर एग्जामिनेशन के लिए किसी कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए आप क्या करते हो, अपनी तरफ से कुछ ट्रिक्स बनाते हो, कुछ शॉर्टकट्स बनाते हो। तो उन सब चीजों को क्या बोला जाता है, स्कीमा बोला जाता है, जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दिमाग में चीजों को स्टोर करता है। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देख सकते हो ये ऑर्गेनाइज्ड भी होता है, स्ट्रक्चर्ड भी होता है। ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। दे आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। जो भी आपके पहले के एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है, उन सब चीजों के हिसाब से कैसे आप दिमाग में चीजों को याद रखते हो और समय आने पर उसको रिकॉल करते हो, ये भी आपको स्कीमा बताता है। Identify the sampling issues that are problematic in online surveys. So ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सैम्पलिंग क्या होता है, नमूनाकरण होता है। रिसर्च स्टेप्स में सैम्पलिंग बहुत जरूरी होता है, जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन से, मान लीजिए 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से हमने सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट किया और इन्हीं पर हम लोग रिसर्च करेंगे, ये सैम्पलिंग होता है। ऑनलाइन सर्वे में अगर सैम्पलिंग करते हैं तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, उसके क्या क्या रीजंस हैं ये पूछा गया है। मेनी पीपल यूज मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। बिल्कुल सही है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, जैसे जो भी अपने मोबाइल फोन के लिए नेटवर्क आप यूज करते हो, ठीक है, एयरटेल है, जियो है, जो भी है वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो ऑनलाइन सर्वे का एक सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि एक पर्सन अलग अलग नंबर से अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू जो है आपकी रिसर्च में पार्ट बन सकते हैं, आपके सैंपल का पार्ट बन सकते हैं, और आपका जो रिजल्ट है वो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। एवरी पर्सन हैज ओनली वन यूनिक ईमेल आईडी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे एक से ज्यादा ईमेल आईडी सबकी होती है, राइट। अ हाउस होल्ड
मे हैव वन कंप्यूटर बट सेवरल यूजर्स, बिल्कुल सही है कि एक घर में एक कंप्यूटर जरूर होगा लेकिन यूजर बहुत सारे होंगे, तो सैंपलिंग में, ऑनलाइन सर्वे में ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। आगे है, इंटरनेट यूजर्स आर अ बायस्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, बिल्कुल सही। सो करेक्ट आंसर हमने देखा ए, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये बताना था कि ऑनलाइन सर्वे में क्या-क्या गड़बड़ हो सकती थी, कि आप सोच रहे हो कि इस फैमिली से हमने सिर्फ एक ही पर्सन को एज़ अ सैंपल सेलेक्ट किया है, बट अंदर किसको पता चल रहा है कि उन पर्सन के नाम से कौन आपकी सैंपलिंग, आपका सैंपल के रूप में काम कर रहे हैं, कौन आपके रिसर्च का फीडबैक आपको दे रहे हैं, तो इस वजह से आपका रिसर्च एक गलत ट्रैक पर भी जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिकमेंडेड वाज रिकमेंडेड बाय हंटर कमीशन, ओके। सो हंटर कमीशन ने इनमें से कौन सी चीज के बारे में रिकमेंडेशन दिया था? अबॉलिशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में उच्च शिक्षा का उन्मूलन, नो। रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स एंट्री इनटू कॉलेजेस, ये तो देखो एक नेगेटिव टर्म आ गई, तो कोई भी कमीशन कोई नेगेटिव टर्म के बारे में तो बात नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इन हायर एजुकेशन, की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या निजी उद्यम जो हैं उनकी भागीदारी हायर एजुकेशन में होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, एनकरेजिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन रूरल एरियाज। सो ये हंटर कमीशन के अंदर नहीं आया था, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा स्टूडेंट्स पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन कब बना, किसने बनाया? सो 1882 में हंटर कमीशन सर विलियम हंटर के द्वारा बनाया गया था। ये उनके प्रेसिडेंट भी रहे थे काफी लंबे समय तक, ठीक है। और हंटर कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं वो आपको जरूर पढ़नी है। ऑलरेडी उस पे एक थ्योरी वीडियो में लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक वो आपने नहीं देखी है तो मुझे बस एक बार कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, जितने भी हायर एजुकेशन के इंपॉर्टेंट कमीशन है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड 5 ईयर प्लान? सो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गारंटेड इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो इस टॉपिक में से एक तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ऐसे पूछे जा सकते हैं, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका क्या पीरियड था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1951 से 1956 तक हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1956 से आगे के 5 साल काउंट करिए 61 तक। तो ये भी आप लोगों से मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपसे पूछा है कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट फर्स्ट और थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर बने, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बीच में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने थे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, लोक भारती, ठीक है। लोक भारती के बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो नहीं था, ओके। इसके अलावा साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स था। लोक भारती भी फर्स्ट और थर्ड के बीच में ही बना था, और उसके बाद आता है गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ये भी बना था। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका फर्स्ट और थर्ड के बीच में स्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा देखिए, एक तो मैंने आपको ईयर बता दिया, पीरियड बता दिया कि कौन से पीरियड में था। सो 5 ईयर प्लान में टोटल 12 5 ईयर प्लान है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 5-5 साल के 12 सेट बने हुए थे। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि उस समय पे प्रेसिडेंट कौन थे। जैसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान कौन प्राइम मिनिस्टर थे, कौन प्रेसिडेंट थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी फोकस फर्स्ट प्लान का किस चीज पर था, सेकंड प्लान का? जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान का मेजर फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली पब्लिक सेक्टर पर फोकस किया गया था इंडस्ट्रीज के मामले में, ठीक है। किसमें? सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सेम शिफ्ट में इसी टॉपिक से देखिए एक और क्वेश्चन आया था, which of the following steps were taken by the university grant commission during second 5 ईयर प्लान? अगर आप लोगों ने यूजीसी नेट जून 2024 का पेपर देखा होगा, तो उसमें यही पूछा गया था क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर, कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर यूजीसी एस्टैब्लिश हुआ था या नहीं। तो आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यूजीसी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर?
फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्सेज, बिल्कुल सही। इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज, बिल्कुल सही। तीसरा है इंक्रीज, सो देखते हैं ए और बी अभी हमने सही कर लिए। यहाँ पर ए है बट बी नहीं है, यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं है, यहाँ पर ए नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने सही उत्तर पर पहुंच चुके हैं। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन दी सैलरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज टीचर, सो यूनिवर्सिटी के जितने भी हायर एजुकेशन के जितने भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी भी ये सेकंड 5 ईयर प्लान में यूजीसी ने ही रिकमेंड किया था। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ इसी सीरीज़ को, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? आगे कौन-सी यूनिट पढ़ना चाहते हो? कौन-सा सेक्शन आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, वो भी मुझे एक बार अपडेट दे दीजिएगा।